साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा एमपी पीएससी पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत हम आज इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 7 का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है। देखिए पहला प्रश्न यह है कि मैच द फॉलोइंग इन द रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित को मैच करिए। देखिए कह रहे हैं कि राजकीय खेल कौन सा है। देखिए दोस्तों, राजकीय खेल हम जानते हैं मलखंभ है। ठीक है, राजकीय नाट्य की बात करें तो राजकीय नाट्य है माच। ठीक है, राजकीय नृत्य की बात करें अगर हम तो वो क्या है, वो राई है। और राजकीय फल आम है। ठीक है, देखिए साथियों 1981 में राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, उसके तहत सरकार ने कुछ प्रतीकों को राजकीय घोषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1947 में उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था, जिसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये विंध्य प्रदेश जो बनाया गया था, ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, रीवा थी। ठीक है, और अगर हम बात करें देखिए दोस्तों विंध्य प्रदेश और भोपाल, देखिए ये सी श्रेणी के राज्य थे। ठीक है, 47 में। और अगर हम एक और फैक्ट की बात करें तो देखिए रीवा को जो है लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स भी कहते हैं। ठीक है, बघेली यहाँ पर प्रमुख भाषा है। ठीक है, रीवा का नाम या रीवा शहर का नाम हम देखें तो वो रेवा नदी के नाम पर पड़ा है। रेवा नदी को हम क्या कहते हैं, नर्मदा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमार वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों परमार वंश की बात करें अगर हम तो ये कहाँ पे था, तो ये पश्चिमी भारत में था। ठीक है, पश्चिमी भारत में यानी वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में था। अच्छा, तो इसकी बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे। देखिए इसके संस्थापक थे परमार वंश के उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 800 ईसा के आसपास इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का भक्त था। ठीक है, देखिए दोस्तों हरसिद्धि देवी का भक्त यहाँ पर जो है विकल्पों में देखें तो विक्रमादित्य को, ठीक है, यहाँ पर माना जाता है। ठीक, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए साथियों हरसिद्धि देवी का मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में। और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, जो 51 शक्तिपीठ हैं, ठीक है, उनमें हरसिद्धि देवी का मंदिर भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। देखिए दोस्तों आदिवासियों की नेतृत्व की बात करें आंदोलन की तो किसने किया था सेंधवा में, तो ये किया था भीमा नायक ने। ठीक है, सेंधवा में। ठीक है, देखिए दोस्तों भीमा नायक जो थे, देखिए 1840 में पश्चिमी निमाड़ रियासत में पंचमोहली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कुल 17 साल की उम्र में देख रहे हैं 1857 में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में भाग लिया था। तो यही बात है यहाँ पर सेंधवा में जो है इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में, ठीक है, आदिवासियों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह है, कह रहे हैं यह एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित संरचना है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। तो यह है, तो ये क्या है, तो ये सांची का स्तूप है। ठीक है, सांची स्तूप में ही
भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक, और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धसान नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए दोस्तों, धसान नदी जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और अगर हम यह कहें, देखिए बेतवा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो धसान है और एक सिंध है। ठीक है, सिंध भी इसकी, यानी इसकी किसकी? बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या है, धसान नदी दाहिनी ओर से और सिंध नदी बाईं ओर से इसमें मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन है, देखिए नौरादेही अभयारण्य में शामिल जिले हैं। देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, यहाँ क्या है, नौरादेही अभयारण्य जो है वो प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, तो इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं? देखिए सागर है, दमोह है, नरसिंहपुर है और रायसेन। ये सभी जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। देखिए नौरादेही अभयारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, और इस अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। देखिए साथियों, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो हैं वो 11% हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है और यहाँ पर 52 जिले हैं और 52 जिलों को 16 क्षेत्रीय वनवृत्त और 63 क्षेत्रीय वन मंडलों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम तेंदुपत्ता को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है? देखिए साथियों, सबसे बड़ा भारतीय हिरण जो है वो है सांभर। ठीक है, ये सांभर जो है वो दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है। ठीक है, इसके सींग बड़े मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, ये सांभर जो होते हैं वो निशाचर होते हैं। ठीक है, रात में ये घूमते फिरते रहते हैं। ठीक, इसके अलावा ये गोधूली वेला में और ऊषा काल में भी सक्रिय रहते हैं। ठीक है, 2008 में इनको IUCN है ना, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल इनको किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये स्थित है जबलपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इन रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए खनिज दिए हैं, जिले दिए हैं, कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अधिकतर की बात करें तो मैग्नीज जो है अधिकतर कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? देखिए बालाघाट में। ठीक है, लौह अयस्क की बात करें तो ये बस्तर में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर जिले में। इसके बाद बॉक्साइट देखिए मंडला में पाया जाता है।
और कोयला जो है वो शहडोल में। ठीक, ये मैच हो गया। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। देखिए साथियों, ये जो गन कैरेज फैक्ट्री है ये भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, और देखिए आयुध कारखाना बोर्ड की यह एक इकाई है। ठीक है, जिसे 1904 में स्थापित किया गया था। ठीक, देखिए मध्य भारत का पहला आयुध कारखाना भी यह माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ताजमहल, ठीक है, जो कि आगरा में है, जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह है। देखिए ताजमहल को बनाया गया था, देखिए मांडू में होशंग शाह का मकबरा है। ठीक, उसके आधार पर इसको यानी ताजमहल को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? देखिए दोस्तों ये समर्पित है, देखिए गणगौर है। कौन सा नृत्य है? गणगौर नृत्य है। ठीक है, देखिए साथी यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है ये। ठीक है, तो निमाड़ अंचल का नृत्य है। इसके अलावा इस नृत्य में नर्तकियाँ जो हैं वो एक दूसरे के हाथ को पकड़कर वृत्ताकार घेरे में, ठीक है, वृत्ताकार घेरे में, और गौरी माँ से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए नृत्य करती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? देखिए पूर्ण चंद्रोदय की ये जो अखबार है इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था 1860 में। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम देखें पूर्ण चंद्रोदय अखबार की भाषा क्या थी? मराठी, इंदौर से प्रकाशित होता था। ठीक है, रामचंद्र राव भाऊ साहब इसके कौन थे? प्रकाशित, इसको प्रकाशन मतलब इसका प्रकाशन इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये प्रत्येक शुक्रवार को प्रिंट होता था। और अगर हम इसके अब बात करें, देखिए अखबार की, देखिए जो समाचार पत्रों के अगर प्रकाशन की बात करें तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है, भारत में पहला अखबार लॉन्च किया जिसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? देखिए साथियों ये स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह का पूरा नाम क्या था? रूप सिंह बैस। ठीक है, रूप सिंह। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, एक कप्तान रूप सिंह स्टेडियम जो है वो कब स्थापित किया गया था? 1978 में। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? रूप सिंह बैस, और इनका जन्म 1908 में जबलपुर में हुआ था। ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। ठीक है, देखिए 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। देखिए 1932 में एक बार ये हिस्सा थे जब ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में, और एक बार 1936 में थे जब ओलंपिक हुआ था बर्लिन में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, मैच द फॉलोइंग इन द रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश। तो IIITDM ये कहाँ है इसका? तो ये कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, देखिए IIITDM क्या है? देखिए ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है जबलपुर में। उसके बाद है IIITM। देखिए साथियों IIITM कहाँ है? तो IIITM है ग्वालियर में। ठीक है, देखिए ग्वालियर में स्थित है। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक, इसके बाद है IIM। तो IIM कहाँ है? ये है इंदौर में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और IISER ये कहाँ है? ये है भोपाल में। ठीक है, देखिए ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, सांझ के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? देखिए साथियों, सांझ के जो सांझा जो होता है उसके परंपरागत जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं युवा लड़कियों द्वारा। ठीक है, ये युवा लड़कियों द्वारा गाए जाते हैं और इन गीतों का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए इन गीतों का संबंध है मालवा क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला है। देखिए पहला नदी द्वीप जिला जो है वो भारत में है, उसको हम कहते हैं माजुली। ठीक है, माजुली। देखिए असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, असम के ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक किस रंग के कपड़े पहनते हैं? देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के जो बसदेवा गायक हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। देखिए बसदेवा जो है वो बघेलखंड की पारंपरिक गायक जाति हरबोले है। ठीक है, ये मूलतः वैष्णव गायक होते हैं। ठीक है, इनको श्रवण गायक भी कहा जाता है और ये अधिकतर श्रवण कुमार की गाथा का गायन करते हैं। इस सिर पर कृष्ण की मूर्ति भी रखते हैं। अगला सवाल है, बीना रिफाइनरी निम्न में से किसके स्वामित्व के द्वारा संचालित है? देखिए साथी, ये संचालित है BORL। ठीक है, BORL यानी भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। देखिए ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है सागर में। ठीक, तो ये है तेल रिफाइनरी है। ठीक है, और BORL को जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? देखिए साथियों, मलाज खंड खदान से जो है तांबा, ठीक है, निकाला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये बालाघाट जिले में है। ठीक है, बालाघाट में है। ठीक है, मलाज खंड जो है बालाघाट जिले में स्थित है और तांबे की एशिया की सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, नर्मदा हर्बल पार्क जो है वो स्थित है होशंगाबाद जिले में। ठीक है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक, इस पार्क में क्या है? देखिए पलाश, फूल, सिंदूर आदि का थोक व्यापार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए साथियों, ये कह रहे हैं जरी के बटुए कहाँ हैं? भोपाल में। ठीक है, तो ये सही है, भोपाल में ही होते हैं। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में सही है। बाघ की हस्तशिल्प रायसेन, ये गलत है। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, ये सही है। तो कुल मिला के बात यह है कि बाघ का हस्तशिल्प जो है वो रायसेन में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ये आपका जो है कहाँ है? धार में। ठीक है, धार में हैंडीक्राफ्ट्स है, यही सही नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? देखिए दोस्तों, ये क्या है? नौरता नामक लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में
प्रचलित है। ठीक है, यह नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, ये अविवाहित लड़कियों द्वारा, अनमैरिड लड़कियों द्वारा किया जाता है। अच्छे पति की प्राप्ति की कामना के लिए यह नृत्य करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, मैहर, इसको मैहर, मैहर इस तरह से बोलते हैं, तो ये क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। अब देखिए, ये सतना जिले में है। ठीक है, हम जान रहे हैं मैहर संगीत और संगीतज्ञ के कारण प्रसिद्ध है। सितार के प्रसिद्ध उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो कि पंडित रविशंकर के गुरु थे। ठीक है, यहीं के साधक थे। ठीक है, पंडित रविशंकर के गुरु जो थे वो उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये यहीं के थे। ठीक है, इसके अलावा शारदा देवी का मंदिर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य को लगातार 6वीं बार भी कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए, ये 6वीं बार कब दिया गया? देखिए, 2 जनवरी 2020 को दिया गया था, 6वीं बार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो, अगला प्रश्न क्या है? वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। देखिए, पन्ना रत्न के नाम से जो है वो मरकत रत्न को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा गांव है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा गांव जो है वो है कस्तूरबा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, ये जो है ये स्थापित किया गया था धार जिले के पीथमपुर में। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया? पीथमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सूर्य समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से होता है? देखिए, ये होता है बालाघाट जिले से। ठीक है, बालाघाट जिले से ये प्रकाशित किया जाता है, विश्व सूर्य समाचार पत्र। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? ठीक है, देखिए, ग्वालियर में स्थित है गौस मोहम्मद का मकबरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन यह है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके 2 अवशेष हैं? ठीक है, देखिए, तो ये अवशेष हैं मंदिरों के। ठीक है, ग्यारसपुर के। ठीक है, देखिए, ग्यारसपुर जो है वो विदिशा, ठीक है, विदिशा जिले में स्थित है, एक गांव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अठखंबे चौखंबे मंदिरों के अवशेष हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस या किन संस्था या संस्थाओं ने किया था? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है सर्ट इन, पावर CSIR, पावर एक्स या उपयुक्त सभी। देखिए, ये सभी हैं। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह पर्यावरणविद जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये राजेंद्र सिंह हैं। ठीक है, इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है कहलाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा अपराध जिसे पुलिस बिना वारंट के अगर अरेस्ट कर ले तो ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध कहलाता है। ठीक है, यानी जानबूझ के आपने अपराध किया है। अगला है क्लैप
नाम से स्वच्छता अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है? देखिए, क्लैप नाम से स्वच्छता अभियान जो है वो किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्लैप का मतलब हम समझ लेते हैं, CLAP इसका मतलब है। देखिए, CL से मतलब हो जाएगा क्लीन, ठीक है, और AP से मतलब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये क्लैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, घोटुल प्रथा जो है वो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों, खेलों से संबंधित अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड और ये विश्वामित्र अवार्ड है ना, ये तीनों ही अवार्ड जो है वो खेलों से संबंधित हैं। ठीक है, और जो संबंधित नहीं है वो है शिखर अवार्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ष 2021 में किस देश के लेखक को दिया गया है? देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में जो है वो फ्रांस के लेखक को दिया गया है। ठीक है, देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो डेविड डियोप को दिया गया है 2021 में, जो कि फ्रांसीसी लेखक हैं। ठीक है, उनका उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, इसके लिए उन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट 2000 के तहत किस अध्याय में साइबर अपील अभिकरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, देखिए ये प्रावधान जो है वो अध्याय 10 में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है? देखिए साथियों, गांधी राग की बात करें अगर तो वो है कुमार गंधर्व का। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल जो है वो रीवा में स्थित है। ठीक है, अगला है, कौन इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? देखिए साथियों, मुख्य सचिव नहीं रहे हैं की बात कर रहे हैं तो ये हैं PK नरोन्हा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, PK नरोन्हा ये जो नाम है ये मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, बल्कि RP नरोन्हा है ना, RP ये रहे हैं, ये हैं, तो इसलिए D आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो RP नरोन्हा जो थे वो प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं 1969 से और 1972 तक। ठीक है, ये रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है ना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए दोस्तों, मनोहर ममतानी को हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, देखिए मनोहर ममतानी जो हैं वो इस आयोग के सदस्य थे, अब उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जो इनसे पहले अध्यक्ष थे, उनकी जो सेवानिवृत्ति होने की वजह से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। ठीक है, तो 25 नवंबर 2022 से ये अब इस आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। ठीक है, चलिए राज्य शासन ने ये कार्य कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली यानी प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? ठीक है, लेडी, फर्स्ट लेडी लीडर
ओपोजिशन लीडर की बात कर रहे हैं, तो वो कौन थी? वो थी जमुना देवी। ठीक है, जमुना देवी पहली नेता प्रतिपक्ष थी, है ना। ठीक है, 12वीं विधानसभा में थी। ठीक है, 12वीं विधानसभा, जो कि 2003 से और 2008 तक थी। ठीक है, इसके बाद वो जो है 13वीं विधानसभा में कांग्रेस दल की तरफ से विपक्ष की नेता चुनी गई थी, और इन्हें जो है बुआ जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुआ जी। ये मध्य प्रदेश के धार जिले से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, धार जिले के सरदारपुर में एक आदिवासी परिवार में 1929 में पैदा हुई थी। ठीक है, 2003 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो जमुना देवी ने जो है ना, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर निगम सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। बाकी मानदंड जो अलग अलग हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, उसका नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहिए, है ना। वो भारत में किसी भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसको कभी भी नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मुख्य सचिव के तौर पर कौन नियुक्त हुई थी? देखिए दोस्तों, इसमें जो है निर्मला बुच है। ठीक है, ये पहली महिला मुख्य सचिव थी। देखिए दोस्तों, पहली महिला मुख्य सचिव की बात करें तो निर्मला बुच थी, और ये 1991 से 1993 तक एमपी की यानी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और बात करें पहले मुख्य सचिव की तो वो एच एस कामत थे। ठीक है, जो कि 1956 से 1963 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पन्ना किसका बना होता है? ठीक है, देखिए पन्ना जो है वो किसका बना होता है? देखिए दोस्तों, इसका अगला प्रश्न क्या है, पन्ना किसका बना होता है? तो पन्ना बना होता है बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम, यह हरे रंग का होता है। ठीक है, और इसे कभी कभी वेनेडियम और क्रोमियम की मात्रा से भी पहचाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सारणी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में है? देखिए सारणी ताप विद्युत ग्रह जो है, देखिए दोस्तों, ये है बैतूल जिले में। ठीक है, देखिए 1967 में, ठीक है 1967 में अमेरिका के सहयोग से बैतूल जिले में, है ना, इसके इसको जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका नाम सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, चलिए, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देख साथियों अगला क्या है, ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? ये सागर जिले में स्थित है। ठीक है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और ये तेल और गैस, ठीक है, तेल और गैस, ये दो चीज़ें उत्पादित करती है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम की बीपीसीएल की ये सहायक कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव जिसमें प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश थी, कब लाया गया था? देखिए दोस्तों, ये विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ऐसा प्रस्ताव 1913 में लाया गया था, लेकिन विश्व युद्ध के शुरू हो जाने की वजह से इस प्रस्ताव पर ज़्यादा कार्य नहीं हो सका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों, हार्टोग समिति 1929 ये सही है, ठीक है। सार्जेंट योजना 1944 ये सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ये भी सही है। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, देखिए साथियों ये जो है सही नहीं है, 1857, बल्कि 1854 ये होगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं, तो ये शिक्षा मंत्री नहीं है शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। देखिए शंकर दयाल शर्मा की अगर बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये देखें, हुमायूं कबीर, ठीक है, देखिए ये 1963 में देश के शिक्षा मंत्री थे। त्रिगुण सेन की बात करें तो ये 1967 में देश के शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं 1979 में, 1979 में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, देखिए शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और भारत के 9वें राष्ट्रपति, ठीक है, 1992 में और 1997 तक इनका कार्यकाल था भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षर से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये ठीक है। संपूर्ण देश जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में विस्तार करना और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास के कार्यक्रम लागू करना। निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना, ठीक है। समाज के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, समाज के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है, सभी छात्रों को, केवल और केवल पात्र, ठीक है, छात्रों को। पात्र छात्र कैसे कौन से हो सकते हैं? जैसे वंचित समूह के हो सकते हैं, है ना, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, ठीक है, कहीं कहीं ओबीसी कैटेगरी में, कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ठीक है, इस तरह से माइनॉरिटी में भी दिया जाता है। तो इस तरह से है, पात्र छात्रों को ही सब छात्रवृत्ति दी जाएगी, बाकी सभी को नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की WHS यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में सर्वाधिक स्थल किस देश के हैं? देखिए साथियों सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थलों की सूची जो है या कहें इस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है? इटली है, ठीक है। इटली में कुल 58, ठीक है, 58 स्थल हैं, ठीक है, WHS के। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चीन, ठीक है, चीन में कुल कितने हैं? 56, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 40 हैं, ठीक है, 2021 तक का ये आंकड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होली ट्रिनिटी कॉलम, ठीक है, कहाँ स्थित है? देखिए होली ट्रिनिटी कॉलम की बात करें अगर हम तो ये स्थित है, देखिए साथियों ये होली ट्रिनिटी कॉलम जो है वो चेक गणराज्य में स्थित है, ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि सन 2000 में इसको, ठीक है, सन 2000 में इसको जो है शामिल किया गया था इस लिस्ट में, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको सन 2000 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था,
ठीक है। और इसका निर्माण 1716 से लेकर के 1754 के बीच हुआ। कहाँ स्थित है ये? देखिए चेक गणराज्य के ओलुमोक नामक स्थान है, वहाँ पर यह स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन यह है, 1985 के बाद शिक्षा मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता था? देखिए दोस्तों 1985 के बाद इसको जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, और अब यह 2020 तक, ठीक है, इसे जाना जाता था। 2020 के बाद इसको फिर से शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान और तकनीकी विभाग की स्थापना कब हुई? देखिए साथियों ये है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं उनमें संबंधित गतिविधियों के आयोजन और समन्वय के लिए, है ना, 1971 में विज्ञान और तकनीकी विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए साथियों कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसका उद्देश्य था दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, वैंकूवर कनाडा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वैंकूवर कनाडा। ठीक है, और ठीक है देखिए इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये है कि यह है राष्ट्रमंडल देशों के समूह से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यूनिसेफ को शांति का नोबल, देखिए साथियों कह रहे हैं यूनिसेफ को शांति का नोबल पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए दोस्तों 1965 में यूनिसेफ को उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों एडीबी में अब 68 देश सदस्य हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें से 49 देश तो एशिया से हैं। ठीक है, और 19 देश जो है वो बाहर के हैं। ठीक है, बाहरी हैं। इस तरह से 68 देश सदस्य हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि इसका 68वां देश सदस्य कौन सा है, इसका जो 68वां देश है सदस्य वो कौन सा है? देखिए, ठीक है, देखिए 2019 में न्यू नामक देश इसका 68वां सदस्य देश बना था। ठीक है, और 67 में की बात करें तो वो जॉर्जिया था। ठीक है, जो 2007 में बना। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि इसका सदस्य भारत कब बना, ठीक है, देखिए तो भारत जो है 1966 में इसका सदस्य बना था भारत। ठीक है, स्थापना वर्ष में ही। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में ही हुई थी, है ना। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मंडलयोंग, ठीक है, फिलीपींस में है, और 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम असाकावा। ठीक है, जापान के हैं और 2020 से इसके अध्यक्ष हैं। देखिए दोस्तों उदार ऋण की खिड़की, ठीक है, किसको कहा जाता है? तो उदार ऋण की खिड़की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, यूनियन एक्चुअली। तो ये सबसे गरीब देशों की सरकारों को क्रेडिट और अनुदान नाम से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और विकास विश्व बैंक का हिस्सा है। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखिए ये है WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में अलग संस्थान है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक। ये ऐसा निकाय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार को संतुलन प्रदान करता है, ठीक है। चलिए इसके देखते हैं आगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM नेशनल आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, इसको शुरू किया गया था 2014 में, ठीक है। 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए इसका उद्देश्य क्या? देखिए इसका उद्देश्य यह है कि लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अंदर क्या, देखिए आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी, है ना, ये है पद्धतियों के हिसाब से, और क्या करना है? चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराना है, ठीक है। अगला प्रश्न है PAC, है ना। PAC क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 15, ठीक है, और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, ठीक। इसके अलावा PAC की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, वो 1921 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की शुरुआत कब हुई? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1965 में, ठीक है। कहाँ की गई थी? USA में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे, के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी है? रिटायरमेंट एज, तो ये है 65 वर्ष, ठीक है। अगला है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम सबसे पहले जो है वो कब आरंभ किया गया था? 1975 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वो ये की जाती है विश्व आर्थिक मंच, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा के गठन का विचार किसने दिया था? देखिए ये दिया था मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। देखिए दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है वो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंध है, ठीक है। अगला है, विश्वास स्वरूपम नाम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? देखिए राजस्थान के नाथद्वारा में ये शिव शंकर, है ना, भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। अगला है, देखिए कह रहे हैं बिरसा मुंडा की जयंती सरकार द्वारा किस रूप में मनाई जाती है? ठीक है, देखिए दोस्तों बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है, ठीक है, और इसको मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस के नाम से, ठीक है। अगला है,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वेतन प्राप्त होता है? ठीक है, देखिए राज्य की संचित निधि से, ठीक है, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, अगला है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस सिद्धांत से निकलता है? देखिए दोस्तों, ये निकलता है कानून का शासन। ठीक है, अगला है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? देखिए दोस्तों, ये किया गया था कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अगला है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, आज़ादी से पहले की बात है। अगला है, मुक्त विश्वविद्यालय को कहा जाता है? देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय कैसे होते हैं? देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं आपके गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? देखिए, ये कर सकता है राज्य विधानमंडल के अधिनियम से, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखिए, ये शक्ति है राष्ट्रपति के हाथ में। अगला है, जनसंपर्क के उद्देश्य क्या हैं? देखिए दोस्तों, जनसंपर्क के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम के लिए अनुकूल जनमत तैयार करना, ठीक है, ये जनसंपर्क के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदेशात्मक नियंत्रण है। देखिए, आदेशात्मक नियंत्रण जो है वो होता है सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, अल्ट्रा वायरस का अर्थ क्या है? देखिए साथियों, अल्ट्रा वायरस जो है वो यह है अधिकार के बिना। ठीक है, अधिकार के बिना। अगला है, देखिए ये है कथन ए। ठीक है, कथन, लोकतंत्र में प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। ये सही है, कथन हमने पढ़ लिया। लोकतंत्र में प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जनता के प्रति होता है। कारण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार जनमत प्रभुसत्ता पर आधारित होती है। ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में विश्वविद्यालय को परिभाषित किया गया है? ठीक है, देखिए ये किया गया है धारा 4। ठीक है, धारा 4 और 17वें नंबर पे है ना, कि उपधारा 17 में। अगला है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में सभा के गठन का प्रावधान है? देखिए सभा के गठन का प्रावधान यह है धारा 20 में। ठीक है, अगला है सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितने सदस्यों से होगी? ठीक है, सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है वो न्यूनतम 25 सदस्यों से होगी। अगला है, देखिए विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नहीं होता है। देखिए विश्वविद्यालय का सचिव सभा का सचिव होता है, विद्या परिषद का सचिव होता है, कार्य परिषद का सचिव होता है, योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। ये सचिव होता है बल्कि अध्यक्ष नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? देखिए तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 4th। अगला है छात्रों के लिए आचरण संहिता का निर्माण धारा 54(6) के तहत किस का कर्तव्य है? देखिए तो ये कर्तव्य है
छात्र परामर्श समिति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं यूनिवर्सिटी एनुअल रिपोर्ट है ना, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन कौन तैयार करता है? देखिए ये तैयार करता है कार्य परिषद। ठीक, कार्य परिषद का काम है। अगला है देखिए प्रवरण समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, देखिए प्रवरण समिति, तो प्रवरण समिति का पदेन अध्यक्ष होता है कुलपति। ठीक है, अगला है देखिए, अगला ये है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। देखिए तो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है अध्याय 9 में। ठीक है, अगला हम देखेंगे, देखिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो हैं, ठीक है, वो पारंपरिक तौर पे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्य में रहते हैं। तो अब बात यह है कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो यहाँ क्या है, देखिए मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट में देखिए 1973 में ये लिखा गया है कि राज्यपाल ही मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे, तो उनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। अगला है देखिए विश्वविद्यालय की समन्वय समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है? तो ये होता है धारा 34(1) के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, अगला है देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो देखिए ये है कार्य परिषद। ठीक है, कार्य परिषद के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख होता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रूसा कार्यक्रम। देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए दोस्तों ये किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला है देखिए एमपी कोस्ट यानी कि मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के प्रथम समन्वयक एवं निदेशक कौन थे? डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी इसके पहले समन्वयक और निदेशक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना की गई है? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में नॉलेज सिटी की स्थापना की गई है। अगला है विश्वविद्यालय का दूसरा सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है? देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय का दूसरा सर्वोच्च प्राधिकारी ये होता है कुलपति। ठीक है, देखिए पहला जो है वो कौन है? कुलाधिपति, तो दूसरा हो जाएगा कुलपति। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रथम कुलपति का दायित्व क्या है? देखिए दोस्तों प्रथम कुलपति का दायित्व होता है देखिए सभा कार्य परिषद विद्या परिषद का 2 वर्ष के भीतर गठन करना। ठीक है, ये प्रथम कुलपति का दायित्व है। जो यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उसका पहला कुलपति जो नियुक्त किया जाएगा उसका। तो विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन कौन करता है? देखिए विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन करेंगे कुलाधिपति महोदय यानी कि राज्यपाल। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए FFA 2030 से फ्रेमवर्क फॉर एक्शन किस वैश्विक संस्था से संबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम है? तो देखिए ये है यूनेस्को से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है परीक्षा समिति निम्न में से किसकी उप समिति है? ठीक है, देखिए परीक्षा समिति ये जो है विद्या परिषद की उप समिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है कह रहे हैं भूमि संबंधी दीवानी प्रकरण
के निपटारे के लिए की स्थापना की गई है। देखिए राजस्व न्यायालय इसीलिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला है संविधान में जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। देखिए दोस्तों ये प्रावधान है अनुच्छेद 233 में। ठीक है, अगला है किसकी प्राप्तियां और व्ययों की लेखा परीक्षा भारत का कैग नहीं करता। देखिए नगर पालिका उपक्रमों की ऑडिटिंग जो है वो कैग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है देखिए राष्ट्रीय योजना से संबंधित मामलों में नीति निर्धारण करने वाला उच्चतम निकाय क्या है। देखिए ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है यदि बजट घाटा पाटने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है, मतलब नोट छापे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो परिणाम में महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अगला है बजट के प्रसंग में। देखिए बजट के प्रसंग में गुलेटिन शब्द प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों गुलेटिन शब्द यहां पर इसका मतलब है मतदान मांगों के संबंध में। ठीक है, वोटिंग राइट्स, वोटिंग के मामले में ऐसा होता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखा परीक्षण है ना ऑडिटिंग के बारे में सही नहीं है। देखिए कह रहे हैं यह सिर्फ व्यय पक्ष तक सीमित है। भारत में लेख परीक्षण केंद्रीय सूची का विषय है। यह खर्च के औचित्य का परीक्षण करता है। एक कार्यपालिका की ओर से किया जाता है। देखिए दोस्तों जो ऑडिटिंग है वो कार्यपालिका की ओर से किया जाता है, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है। अब देखिए राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास की गति को तेज करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला देखिए कह रहे हैं मापन में कौन सी विशेषता नहीं होती है। देखिए दोस्तों मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए अगला है निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है। देखिए नियमितीकरण ये मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है। देखिए दोस्तों ये है सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, सबसे अच्छी प्रणाली है। अगला देखेंगे एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है। एक अच्छा पाठ्यक्रम तभी होगा जब वहां पर उसमें पाठ्यक्रम में कोर्स में सिलेबस में स्थानीय जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए शिक्षण में ऑडियो वीडियो या वीडियो ऑडियो साधनों का इस्तेमाल से क्या फायदा होगा। देखिए ये होगा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देगा, है ना। अगला है शोध का प्रथम सोपान है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, समस्या को ढूंढना। ठीक है, तब आप रिसर्च शुरू करें। तो अगला क्वेश्चन है देखिए कह रहे हैं शोध की गहराई किस एक में निहित है। यह शोध द्वारा अर्जित तथ्य। ठीक है, अगला है देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा की चुनौती ना, शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज है ना डॉक्यूमेंट कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था 1985 में। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, अगला है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया था। देखिए दोस्तों ये किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना। HEI की बात, HEI है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना। तो ये जो काउंसिल बनेगी उसका प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में इसको
बात की गई, रिकमेंड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 कृषि संस्थानों और स्थानीय समुदायों को किस संरचना के माध्यम से जोड़ती है? देखिए दोस्तों, ये जोड़ती है कृषि प्रौद्योगिकी पार्क। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि AFRC 2007 है ना, देखिए एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमेटी 2007 की किस धारा में शिकायत पर जांच का अधिकार है? ये धारा 4 में ऐसा अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ 2007 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी? देखिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी 5 मई 2022 को। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या क्या होती है? देखिए अध्यक्ष समेत सदस्य, तो अध्यक्ष समेत सदस्य होते हैं 3। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला सवाल है, देखिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 में किस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत किया गया था? देखिए इंदिरा साहनी प्रकरण में ये मामला आया तब तो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए कह रहे हैं आयोग और उनके मुख्यालय में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग भोपाल में है। ठीक है, राज्य महिला आयोग भी भोपाल में है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग ये इंदौर में। ठीक है, पिछड़ा कल्याण वर्ग आयोग ये भोपाल में। ठीक है, तो ये सही है, ये इंदौर में नहीं है, ये भी भोपाल में है। ठीक है, तो ये आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? देखिए दोस्तों ये किया गया था अनुच्छेद 244(1) के आधार पर। अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित अधिनियम में संशोधन कब किया गया? देखिए ये 2019 में इसमें संशोधन किया गया था कार्यकाल में। देखिए पहले कार्यकाल था 5 वर्ष। ठीक है, अब घटा करके कर दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, इसमें भी उम्र सीमा का मामला 70 वर्ष का है। ठीक, अगला देखिए, अगला है, देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए दोस्तों कुल कितनी धाराएं हैं इसमें? 59 धाराएं हैं। ठीक है, 59। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग किस नियम के अंतर्गत है? देखिए ये है नियम 51 में। ठीक है, नियम 51 में। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार विलंबित निविदाएं लेट, ठीक है, प्राप्त हुई निविदा पर देखिए कोई विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई लेट फेस फीस कुछ भी दे लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई है नो एंटरटेनमेंट, कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये है। चलिए देखिए दोस्तों हमने अभी अभी मॉडल टेस्ट पेपर 7 सॉल्व किया। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय प्रतिक्रिया सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं। ठीक है, चैनल का नाम यहाँ पर कृष्णा MPPSC हो गया है। ठीक है, कृष्णा MPPSC। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।